नाउ एज यू नो दैट दिस इज फैलेसीज इन कॉमन रीजनिंग, तो मैं बता दूं कि क्या होता है ये चीज। फैलेसीज जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ा है वो जानते हैं दैट इट इज अ डिफेक्ट इन रीजनिंग, है ना। तो डिफेक्ट इन रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि हम रीजनिंग तो कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, और वो गलती को पकड़ना ही जो है रीजनिंग का एक्चुअली एक मेन मोटिव भी होता है। सो फैलेसीज आर बेसिकली द डिफेक्ट इन रीजनिंग। इन दिस कोर्स वी विल बी डीलिंग विथ इनफॉर्मल फैलेसीज, नॉट फॉर्मल फैलेसीज। जो फॉर्मल फैलेसीज होती हैं वो सिंबल्स के साथ, या आप सिलोजिस्टिक लॉजिक में देखेंगे कि आपको चीजें मिलेंगी। ऑन दी अदर हैंड, जो फैलेसीज हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे दे आर इनफॉर्मल बाय नेचर। इसमें से कुछ फैलेसीज, और उसका भी बहुत ही बेसिक या बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल जो है हमने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में भी बताया था, ठीक है। लेकिन उसका एक इनडेप्थ एनालिसिस, उसको फिलोसोफाइज करना और उसके थ्रू एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना जो है इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है। तो फैलेसीज क्या होती हैं अगर हम सबसे मोटे तौर पे देखने की समझने की कोशिश करें तो दीज आर बेसिकली डिफेक्ट इन रीजनिंग, जो गलतियां होती हैं रीजनिंग के द्वारा या करते हैं हम, और हम मानते हैं कि हम सही रीजनिंग कर रहे हैं बट एक्चुअली नहीं होता। दूसरी चीज किससे रिलेटेड होंगी ये? कॉमन रीजनिंग के साथ रिलेटेड, मतलब हमारी बोलचाल की भाषा, या हम जब किसी के साथ रीजन करते हैं, किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं, तो उसमें हम बहुत बार बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, मानते हैं, सही भी मानते हैं। बड़े लोग मतलब बड़े उम्र के लोग, इसी तरीके से पढ़े लिखे लोग यानी कि कोई डिग्री होल्डर्स भी इस तरीके की गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। और ये गलतियां सिर्फ पढ़ने लिखने से खत्म नहीं होती है, या आपकी उम्र से खत्म नहीं होता है, या आप किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं तो खत्म नहीं होता है, बल्कि और आती भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लॉजिकली स्पीकिंग देखेंगे कि गलतियां हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मानते हैं और कुछ तो उस चीज को मानकर कुछ डिसीजंस भी देते हैं जो कि गलत हो सकते हैं। और ऐसे भी अगर आपको पता हो, देयर इज ए चेंज ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजी फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस जो है आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू द कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कोर्स स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अगर ये ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड का कोर्स होता है, तो ये PCE 2048 पे जाता है। तो PCE 2048 जो है ये 42 वाला स्ट्रक्चर है, 420 वाला स्ट्रक्चर है, जो कि आपका कोर्स नहीं है। आपको जब मिलेगा ये कोर्स तो ये PCE 3048 या PCE 7048 के नाम से जाएगा। तो PCE 3048 और PCE 7048 जो है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए है, और ये ऊपर वाला जो है वो इंटीग्रेटेड के कोर्स के लिए है। अच्छा, इसका नाम आपको पता ही है कि ये जो है फैलेसीज इन कॉमन रीजनिंग है। इसमें हमने प्री रिक्विजिट कोई भी नहीं डाला है, बट वी एक्सपेक्ट दैट पीपल शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लॉजिक। बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं। ये 300 वाला क्रेडिट है, तो 300 वाला है तो मतलब कि 3 लेक्चर्स होंगे, कोई भी इसमें ट्यूटोरियल नहीं होगा, कोई भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, और टोटल कोर्स क्रेडिट आपका 3 रहेगा। और आपका जो माइनर एग्जामिनेशन हो 1.5, मेजर एग्जामिनेशन जो है वो 3 आवर्स का, असाइनमेंट 10 का, है ना। और ये माइनर 1 और माइनर 2 के जगह पे ये 30 और 20 और 50 जैसा हमने ऑनलाइन के सिस्टम में लिया है वही लिया है। पर ये जब कोर्स रिकॉग्नाइज किया गया था तो पुराना कोर्स था, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं। बट जैसे आपको पता है कि असाइनमेंट जो है और क्विज जो है वो 20 मार्क्स का हो चुका है, तो असाइनमेंट एंड क्विज 10+10 हो जाता है, और एक माइनर होता है उसका मिड सेम कहते हैं, वो 30 मार्क्स का होता है, और मेजर 50 मार्क्स का होता है। तो आप ये सारी चीजें जानते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पे। कोर्स का काम क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। अगर कोर्स आउटकम समझ जाएंगे तो फिर कोर्स स्ट्रक्चर को भी समझ जाएंगे, और उसके बाद उसकी रेफरेंसेस वगैरह भी आप देख सकते हो। इसमें एक फायदा जो मैं बता सकता हूं, कोर्स छोटा है ना, तो आपको जो है कोर्स कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा फायदा है। कोर्स टिपिकल है, और कोर्स के लिए कोई भी प्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने बोला पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दीजिए, नहीं मिल पाएगा इसलिए नहीं कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑफर हो रहा है। दो हमने इस कोर्स को डिजाइन किया था 2014 में, पर कभी ऑफर नहीं हो पाया, और इस बार हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इसके लिए कोई भी प्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, है ना, एवरीथिंग विल बी फर्स्ट हैंड। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फायदा एक ही चीज का है कि कोर्स छोटा है। जैसे इसके पहले हम एक फिलोसफी ऑफ साइंस भी कोर्स पढ़ाते थे, तो वो कोर्स भी जो है छोटा होता है, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा फायदा रहता है। ये कोर्स भी छोटा है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फर्स्ट,
अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कि हम बात करते हैं, जैसे हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो यूज करते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो। आर्टिफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज लॉजिक की होती है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स की होती है वो, देयर इज समबडी हु रिक्वायर्स समथिंग, किसी को कोई चीज चाहिए, somebody has raised his or her hand या कुछ किया है, कोई मैसेज पुट अप किया है? नो, नथिंग। ओके, चलिए लेट्स गो बैक। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस हैं, ये चीज समझ में आना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज हमारी भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में चीजें जिसे हम कह सकते हैं कि एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकता है। लेकिन जब हम उसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वी नीड टू मेक इट अनएम्बिगुअस। ये अनएम्बिगुअस अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको कोई भी लैंग्वेज को क्लीन एंड क्लियर और एक ही तरीके से किसी के लिए भी समझना के लिए आसान करती है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, रिकॉग्नाइज द एरर्स एसोसिएटेड विद डे टू डे लैंग्वेज यूसेज। हम बहुत सारे एरर यूज करते हैं, ठीक है ना, और एरर्स जो है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर एज वेल। जैसे हम लोग, आप कभी गांव की तरफ चले जाएं तो बोलेंगे ना कि भैया सर्फ दे दो। सर्फ दे दो का मतलब क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर दे दो। या कोई कहेगा कि वो पर्सन मद्रासी है। मद्रासी का मतलब क्या होता है, साउथ इंडियन है। मद्रास में नहीं रहता वो मद्रास के तमिलनाडु में भी नहीं रहता होगा, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मद्रासी है ना। या बोलते हैं विदेशी है। विदेशी यूजुअली हम बोलते हैं व्हाइट, जिसे कहना चाहिए कि व्हाइट्स को जो है हम यूजुअली विदेशी कहते हैं। कहाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नॉर्मली विदेशी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस के यूसेजेस हैं जो एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं कन्वे करती है, लेकिन थोड़ा सा जो है एरर्स रहते हैं। तो ऐसे एरर्स को जो है थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन, ये जो चीजें मैंने एग्जांपल दी है हो सकता है लॉजिकल ना हो, पर जब लॉजिकल होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम आएंगे इन सब चीजों पे। मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। इस तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक कंटेंट ऑफ लैंग्वेज। देखिए, किसी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स जिसको ग्रामर कहते हैं हम लोग, है ना। अगर मशीन लैंग्वेज में बात करेंगे तो सिंटैक्स हो जाएगा, अगर नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो ग्रामर बोलेंगे। तो ग्रामर होता है, लेकिन ग्रामर को भी लोग तोड़ते हैं, ग्रामर को चेंज करते हैं, और हर कोई जो है प्रॉपर ग्रामर फॉलो करे ये जरूरी भी नहीं है। और ऐसा भी होता है कि एक लैंग्वेज के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स जो है एग्जैक्टली सेम ग्रामर या सेम सिंटैक्स फॉलो नहीं करते हैं, तो सिंटैक्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं सेमेंटिक कंटेंट। सेमेंटिक कंटेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग। मीनिंग क्या निकलेगा, मीनिंग से क्या समझते हैं आप, तो मीनिंग कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को भी जो है डिफरेंशिएट करना है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई आदमी गलत बोल रहा है लेकिन हमें उसका मतलब समझ में आ गया, तो हम बोलते हैं कि कोई बात, ठीक है समझ गया, तो क्या बोलना चाह रहा है मैं समझ गया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन कभी कभार किसी ने कोई चीज बोली, अब वो समझ ही नहीं आ रही है ना, तो फिर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलना क्या चाह रहा है भाई, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो दीज थिंग्स कम अंडर द सिंटैक्स एंड द सेमेंटिक थिंग। इस तरीके से रियलाइज हाउ इमोशंस, अथॉरिटी एंड प्रेजुडिस प्ले देयर पार्ट्स इन रीजनिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम इनफॉर्मल फैलेसीज पढ़ाते हैं लॉजिक में, तो हम बताते भी हैं कि एक अपील टू इमोशन होती है। इमोशन को द्वारा आप बहुत सारी चीजों को जो है जस्टिफाई कर देते हैं, कि जैसे पेट्रियोटिज्म एक इमोशन है, इसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं, मुझे कहना चाहिए कि जो पिटी है वो एक इमोशन है, हैप्पीनेस एक इमोशन है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको एसोसिएट करके लोग जो है चीजों को जस्टिफाई कर देते हैं। इस तरीके से अथॉरिटी, किसी ने कोई अथॉरिटी ने बोला है ना, गीता में लिखा है तो बाइबल में लिखा है, तो इसमें लिखा है तो उसमें लिखा है, या इन टीचर ने बोला है, उन टीचर ने बोला है, ऐसे ने बोला है, वैसे ने बोला है, ये यहाँ से आया है तो सही होगा। इस तरीके की अथॉरिटीज को भी हम मानते हैं, तो उसके कारण से भी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। या कभी कभार प्रेजुडिस, है ना, कि हम किसी की तरफ थोड़ा से प्रेजुडिस्ड होते हैं कि ये ना ऐसे होते हैं या वो ना वैसे होते हैं। तो इस ऐसे लोगों के लिए भी जो है हमारे आर्ग्यूमेंटेशन से हमारे जो वो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को भी जो है हम एसोसिएट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं फैलेसीज होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्रिशिएट रैशनलाइजेशन इन रीजनिंग। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो है रैशनलाइज करना आना चाहिए, और रैशनलाइजेशन की जो है रिक्वायरमेंट है रीजनिंग में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभार डिडक्टिव लॉजिक जो है इंडक्टिव लॉजिक की तरह चीजों को पकड़ नहीं पाता
अभी जैसे मैंने बोला डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक, तो जो लोगों ने लॉजिक नहीं पढ़ा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट इज डिडक्टिव लॉजिक एंड व्हाट इज इंडक्टिव लॉजिक। ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स है, और इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक जिन्होंने पढ़ा है वो भी अभी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनको भी याद नहीं होगा, है ना। बट द थिंग इज कि इंडक्शन और डिडक्शन की अंडरस्टैंडिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव की अंडरस्टैंडिंग, और उसकी जो ट्रूथ और फॉल्सिटी की अंडरस्टैंडिंग, सेम टू सेम द केस विद फैलेसीज की अंडरस्टैंडिंग को एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स की प्री रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपको कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। हालांकि इन इंट्रोडक्टरी क्लासेस आई डू गो ऑन टू होल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, बट स्टिल यू नेवर इंश्योर दैट, है ना, क्योंकि मैं पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ा सकता इंट्रोडक्शन टू लॉजिक इस कोर्स में, तो मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको बताता रहूंगा, या आपको ये भी बता सकता हूँ कि सोर्स कहाँ पे है, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। बट चलिए कोर्स कंटेंट पे आते हैं। देखिए इनमें से कुछ पैराडॉक्सेस या कुछ जो है फैलेसीज आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, दिखाया होगा हमने, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपको अभी फिर से पढ़नी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने पढ़ी है वो तो हमने बेसिक पढ़ी है, लेकिन अब जो है हमें इन डेप्थ एनालिसिस भी करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हिस्टोरिकल प्रिलिमिनरीज में अभी ऐसे तो पैराडॉक्सेस हैं, इसमें जीनोस पैराडॉक्स है, सोराइटस पैराडॉक्स है, लायर्स पैराडॉक्स है, सर्कुलर रीजनिंग है, गैमलर्स फैलेसी है, या पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक वाली फैलेसी आती है ना, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, है ना। इस तरीके के बहुत सारे आर्गुमेंटेशंस होते हैं, और ये पैराडॉक्स क्या होता है या फैलेसी क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि इनमें से हमें पिक क्या करना है ना, क्योंकि you need to also understand that this is not going to be a course जिसमें कि true false होगा। इसमें you really have to articulate a lot कि क्यों ये चीज हो रही है, या क्या इसके जो है shortcomings हैं, या क्या इसके advantages हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीजों के जो है एडवांटेजेस भी होते हैं, ये चीज भी समझना पड़ेगा। ये बहुत ही जिसे मुझे कहना चाहिए कि क्लासिक एग्जांपल्स हैं, बट फिर भी हमें इसमें कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है, तो हम इसमें बहुत सारे इस तरीके की चीजों के बारे में जानते हैं। इसी तरीके से जो है हम दूसरे पार्ट ऑफ द कोर्स में ये देखते हैं कि इमोटिव लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, या उससे क्या जो है आपको चीजें समझ में आती है। इस तरीके से कभी कभार जो है सेरेमोनियस कोई चीज को कर देते हैं तो उससे जो है बहुत सारी मीनिंग कन्वे हो जाती है, या बहुत बार बहुत सारे लोग जो है उससे आर्ग्यू कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सही है, या जैसे कि इप्से दीक्षित है ना, यानी कि डॉगमेटिक होना किसी चीज को लेके, कि आप थोड़े से डॉगमेटिक हो गए, आपको लगता है कि हाँ ये चीज सही है ना, या आप उसके लिए कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं देते हो और आप मान लेते हो कि नहीं ये चीज तो ऐसा है, ये चीज तो सही है। जैसे कुछ लोगों को धारणाएं हो जाती है कि धारणा हो गई है मुझे, है ना, डॉगमेटिक बोलते हैं कभी कभार, तो उसके रीजन से भी जो है बहुत बार लोग रीजनिंग थोड़ी सी ऐसी करते हैं जो कि लॉजिकली स्पीकिंग इज नॉट द राइट थिंग। इस तरीके से कभी कभार हम ट्रेडिशन या फेथ का नाम लेते हैं कि भाई ट्रेडिशन से चला आ रहा है तो ये सही है, या फेथ है हमारा तो ये भी सही है ना। गॉड के इश्यूज या हमारे ट्रेडिशंस और इन सब चीजों के इश्यूज में जो है हम बहुत बार इस तरीके के इश्यूज को भी लाते हैं। इसी तरीके से कभी कभार बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, जैसे किसी जगह पे चले जाइए वहां पे सारे लोग एक तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, उपयोग करते हैं, तो आपको लगने लगेगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, है ना। कभी कभार नंबर के द्वारा भी हम आर्ग्यू करते हैं कि जब इतने सारे लोग ये करते हैं तो तुमको लगता है ये गलत है ना, फिर आप चुप हो जाते हैं कि नहीं भाई सही होगा फिर, है ना। तो ऐसे भी होता है बहुत बार। या कभी कभार आपको, जैसे आपको इस तरीके की सटल फैलेसी समझ में नहीं आती, मैंने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में भी पढ़ाते हुए बहुत बार बहुत सारे बच्चों को बताया था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, आज मैं फिर से बताता हूँ। अगर कोई टूथपेस्ट का एड ये आपको बताता है कि 99% ऑफ द डेंटिस्ट हैज रिकमेंडेड दिस टूथपेस्ट या दिस टूथब्रश, तो आपको लगने लगेगा कि यार बड़े अच्छा सर्वे किया है और उन्होंने साइंटिफिक डेटा भी आपको दे दिया, तो आपको लगेगा कि ये टूथब्रश या ये टूथपेस्ट जो है बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि 99% ऑफ द सर्वेड पीपल रादर देन 99% ऑफ द ऑल डेंटिस्ट जो कि पूरी दुनिया में है, उन्होंने कहा हो। आप समझ रहे हो इन चीजों को। तो ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें जो हैं कभी कभार नंबर के द्वारा या कभी कभार आपको डेटा इस तरीके से बताया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जमाने में जो है जब हम लोग बड़े हो रहे थे, या आप कह लीजिए कि हम लोग जब टीनेजर थे, तो एक फैशन सा आया जिसमें ऐसा होता था 50+50 डिस्काउंट, है ना, या 50% डिस्काउंट ऑन सर्टेन थिंग्स। और मुझे याद है कि ऐसे ऐसे कम लेवल के कंपनीज के प्रोडक्ट के जो है 50+50% डिस्काउंट, जो कि 75% डिस्काउंट बनता था, उसको बेचते थे और उनकी प्राइसेस को एग्जॉर्बिटेंटली हाई कर लेते थे।
मतलब कि एक लीवाइस की जीन्स उस जमाने में मान लेते हैं कि 1,500 रुपए की आती थी, सपोज, जो महंगी वाली जीन्स थी, सस्ती और थोड़ी कम की आती थी, तो 1,500 रुपए की जीन्स आती थी, उनकी जीन्स 3,000 रुपए की आती थी, ठीक है। फिर उसमें जो है पहले 50% करते थे, फिर 50% और करते थे, तो 75% डिस्काउंट में वो आपको कुछ कुछ मिल जाता था और आप जो है बड़ा खुश हो रहे हैं, जबकि उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट ही उतनी है जितने में वो बेच रहे हैं। पर हम कभी कभार लार्ज नंबर्स और इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारी चीजों से फंसते हैं। इसी तरीके से कभी कभार हम किसी की ओरिजिन को ही जो है गलत बोलने लग जाते हैं कि अरे वो क्या जानते हैं, अरे उनको क्या ही पता है, अरे उनके तो बिगिनिंग में ही खोट है, ऐसा है वैसा है ना। तो कभी कभार हम ओरिजिन को ही जो है बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, डैम करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो है आर्ग्यूमेंटेशंस जो हैं गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप ओरिजिन क्या है उससे मतलब नहीं है ना, क्या बोल रहा है उसको देखिए कि वो सही है कि गलत है। तो कोई ऐसा है तो कोई वैसा है, तो ये क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगा, कोई और पर्सनल अटैक्स भी करते हैं हम और सारी चीजें, तो ये सारे आर्ग्यूमेंटेशंस को भी हम देखेंगे। एंड लास्ट वाला पार्ट जो है वो है रैशनलाइजेशन, बायस, मिसकंस्ट्रक्शंस एंड डाइवर्शंस कैसे होते हैं, जैसे सेल्फ राइचियसनेस एंड फाइंडिंग अ गुड रीजन। जैसे आपको पता होगा ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रैशनल एनिमल्स, दे आर रैशनलाइजिंग एनिमल्स, यानी कि हम रैशनली काम नहीं कर रहे होते, काम करने के बाद उसका रैशनल ढूंढने लग जाते हैं और उसको बताते भी ये काम करते हैं। इस तरीके से कभी कभार विजुअल थिंकिंग में बिजी हो जाते हैं, तो कभी कभार इनविंसिबल इग्नोरेंस एंड पर्सोनिफिकेशन में फंस जाते हैं। मैं आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। कभी कभार कल्चरल बायस होता है कि हमारा कल्चर अच्छा है तो उनके कल्चर को क्या पता, उनके कल्चर से हम क्यों सीखे, या उनका कल्चर ये करता है तो गलत ही होगा क्योंकि हमारे उनके साथ झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, ठीक है ना। या कभी कभार हम ह्यूमर और रिडिक्यूल करके आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं, यार ये तो है ना, इसके ऊपर जोक बना दिया, मीम बना दिया। अभी पिछली बार जब मैं कोर्स ले रहा था तो हमारे क्लास के बच्चों ने मेरे ऊपर मीम बनाया, या और भी बहुत सारे टीचर्स के ऊपर मीम बनाते हैं, या रिडिक्यूल करते हैं, ह्यूमर करते हैं, और इस तरीके से चीजें करके क्या करते हैं वो, उनको लगता है कि हाँ दे हैव वन द आर्ग्यूमेंट, है ना। पर एक्चुअली लॉजिकली स्पीकिंग दे आर नॉट विनिंग द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द थिंग। पर कभी कभार आप मीम देखते हैं या किसी ने किसी का मजाक उड़ाया, आपको लगा कि अरे हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, और आप उस मीम में या उस ह्यूमर में, उस जोक में या उस तरीके के सरकाजम में या सटायर में आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और आपने बोला कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि आप किसी का मजाक उड़ाते तो आपको लगता है कि सामने वाला गलत ही होगा, पर मजाक तो किसी का भी उड़ाया जा सकता है और किसी चीज का भी उड़ाया जा सकता है। जब आप लॉजिकली उसको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली मजाक उड़ाया जा रहा है इज वन थिंग, बट वो चीज अपने आप में सही है कि नहीं है ये चीज देखना जरूरी है। इस तरीके से कभी कभार क्या होता है कि आपने कोई चीज एक्सप्लेन करी, आप उसको आर्ग्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसी की किसी दूसरी चीज को गलत प्रूफ कर देंगे, या कोई चीज गलत की है किसी ने। ये बहुत बार होता है कि भाई एक पर्सन है जो कि पहले चोर था, सपोज मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। चोर था, अब उसके घर में चोरी हो गई, अगर वो पुलिस के पास जाता, बोलता है कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो बोलेगा तू क्या, तेरी बात क्या माने हम, तू खुद ही चोर है ना। जैसे हॉस्टल में एक बार ऐसे ही हुआ, मैं आपको एक केस बताता हूँ, इस हमारी यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को पकड़ा गया कि उसने पेन ड्राइव चुराया, ठीक है। तो पेन ड्राइव चुराया तो जो भी है उसको सजा वजा मिली, दिस एंड दैट। 4th ईयर के आसपास, वो फर्स्ट ईयर में था, 4th ईयर के आसपास उसकी हार्ड डिस्क जो है किसी ने चुरा लिया। वो जब अपने केयरटेकर के पास गया तो केयरटेकर ने उसकी बात ही नहीं मानी। उसके बाद वार्डन के पास गया तो वार्डन ने भी उसकी बात नहीं मानी, बोलते कि तू खुद ही चोर है, तू पिछली बार फंस भी चुका है चोरी करके, तेरा हार्ड डिस्क कौन चुराएगा। और ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है भाई, अगर मैं चोर हूं या कोई एक्स चोर है तो उसके घर भी तो चोरी पड़ सकती है ना। और अगर वो केस बनाता है या वो अगर मानता है कि भाई मुझे, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तू खुद ही चोर है, तेरे घर में क्या चोरी करेंगे, तूने खुद ही ने चुराया होगा, भाई कोई अपना हार्ड डिस्क क्यों चुराएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंटेशंस भी जो है बहुत ज्यादा होते हैं कि हम अनदर रॉन्ग को निकाल के लेके आ जाते हैं। इसके लिए कुछ रेफरेंसेस जो है मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, पर इनको छोड़कर भी ये वाले बुक्स मेरे पास अवेलेबल भी होंगे, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होंगे। हम कंटेंट की कोई कमी नहीं आएगी इसमें, पर डिस्कशन और आर्टिकुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी बहुत इजीली, और इसको छोड़कर भी इंटरनेट पे बहुत 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 मटेरियल अवेलेबल होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब I go from here and let me tell you certain facts जो कि आपके लिए important होगा। First thing first, ये कोर्स एनालिटिकल तो है, लेकिन जिसे मुझे कहना चाहिए मैथमेटिकल या लॉजिकल नहीं है, मतलब कि इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं करने होंगे, है ना। आपको आर्टिकुलेशन, डिस्क्रिप्शंस करने पड़ेंगे, तो दैट मीन्स दैट यू नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपर्ली।